नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी स्किल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल की इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 20। इस मॉक टेस्ट में हमारा हिंदी और जीके के 16 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में रहेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के एंड में अपना जो स्कोर भी ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है हिंदी का सेक्शन। तो हिंदी के 16 क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हिंदी का वो है संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। तो संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो इसमें जो आपका सही उत्तर रहेगा वो है विकारी शब्द। ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो दोस्तों विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कार्य के आधार पर जिनमें परिवर्तन आ जाए। तो जिनमें लिंग, वचन और कार्य के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द के 4 भेद हैं। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कार्य के आधार पर जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जो मांस खाता है उसके लिए सही शब्द है। तो जो मांस खाता है उसके लिए जो सही शब्द है वो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। यहाँ शामीश होगा उसका सही आंसर। तो शामीश होगा दोस्तों जो मांस खाता है, शामीश। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। तो 4 शब्द आपके पास यहाँ दिए गए हैं। तो आपने यहाँ देखना है कि किस शब्द में यहाँ अपादान जो तत्पुरुष समास का जो प्रयोग किया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका शब्द है रोग मुक्त। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, जिसमें अपादान जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तो रोग मुक्त जब हम शब्द का विग्रह करते हैं, शब्द विग्रह करते हैं, तो वो होता है रोग से मुक्त। तो रोग से मुक्त होता है रोग मुक्त दोस्तों। जहां 2 चीजें, अपादान जो कारक होता है उसमें जहां जब 2 चीजें एक दूसरे से अलग हो रही हो, जुदा हो रही हो, तो वहां अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो से एक अपादान कारक चिन्ह है। तो रोग मुक्त जो है अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है यही वह बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया में वाक्य है। तो यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया। तो इसमें जो वाक्य का भेद प्रयोग हुआ है दोस्तों वो है आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, मिश्र वाक्य। दोस्तों मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जब एक प्रधान वाक्य, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उस प्रधान वाक्य के ऊपर एक या एक से अधिक उपवाक्य जब आश्रित होते हैं तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो ये इस आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो आपने यहाँ पहचानना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं आटा, बाजरा, सीसा और नाक। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो दोस्तों वो है नाक। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नाक एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करें। तो इन 4 वाक्यों में एक वाक्य दोस्तों एक यहाँ अशुद्ध दिया गया है, तो इसका आपने चयन करना है। तो आपके 4 वाक्य कुछ इस प्रकार है। दूध में क्या पड़ गया। तो ऑप्शन बी है गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ऑप्शन सी है वहां पहुंचने की व्यवस्था करें। और ऑप्शन डी है मंत्रों का सही उच्चारण करो। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है आपका वो है ऑप्शन बी गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ये वाक्य यहाँ अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ श्रेष्ठतम का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर यहाँ श्रेष्ठ होता तो ये शुद्ध वाक्य होता, तो यहाँ श्रेष्ठतम यहाँ गलत है। तो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है इन 4 वाक्यों में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है फूल शब्द कौन सी संज्ञा है। तो फूल यहाँ जो संज्ञा है दोस्तों वो है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो फूल जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द है मयूख, अंशु, रश्मि या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों किरण के ये तीनों ही
पर्यायवाची शब्द होते हैं मयूख, अंशु और रश्मि, किरण के पर्यायवाची शब्द। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सतत का पर्यायवाची शब्द है। तो सतत का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है अनवरत। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सतत का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है निरंतर। तो निरंतर इसका अर्थ होता है और इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अनवरत। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा हिंदी का जो क्वेश्चन है वो है अध्ययन शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो अध्ययन में जो संधि का प्रयोग हुआ है तो आपके पास 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा इसका। यण संधि का प्रयोग दोस्तों अध्ययन में हुआ है। तो दोस्तों यण संधि स्वर संधि का ये भेद है यण संधि। तो अध्ययन में यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो भवन शब्द का जो संधि विच्छेद है तो आपके पास 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा भो जमा अन। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, भो जमा अन। तो दोस्तों भो जमा अन ये अयादी संधि का एक उदाहरण लगा हुआ है जिसमें दोस्तों ओ के बाद यदि कोई स्वर जब आता है, भिन्न स्वर आता है तो उसका दोस्तों जो बन जाता है वो अव बन जाता है। तो इसमें भवन में जो संधि है भो जमा अन अयादी संधि स्वर संधि का एक भेद लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन हमने करना है। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ अंतर्गत की जो शुद्ध वर्तनी है तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए अंतर्गत की जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो साहित्य जीवन की डैश है। तो साहित्य जीवन की जो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं उसमें जो आपका सही इसका आंसर होगा वो होगा अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द है। तो उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा निकृष्ट। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। उत्कृष्ट का जो विलोम होगा वो होगा निकृष्ट। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो हिंदी का जो क्वेश्चन है वो है अब मुहावरों से अब हमारे क्वेश्चन है वो है ना सावन सूखा ना भादो हरा। मुहावरे का अर्थ है ना सावन सूखा ना भादो हरा। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वो है ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर सदैव एक जैसी स्थिति में रहना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर सदैव एक जैसी स्थिति में रहना अर्थ है ना सावन सूखा ना भादो हरा मुहावरे का अर्थ। तो नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा हिंदी से जो क्वेश्चन है वो है हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ है। तो हथेली का आंवला जो मुहावरे का अर्थ है तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी निसंदेह बात। तो निसंदेह बात हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये थे आपके हिंदी के 16 क्वेश्चन। तो अब है हमारा जीके का पोर्शन। तो जीके का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है शीतकालीन ओलंपिक 2022। शीतकालीन ओलंपिक 2022 किस शहर में आयोजित होंगे। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो दोस्तों ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक जो आयोजित हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं दोस्तों ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर बीजिंग चाइना में दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो खेल हैं वो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मनुस्मृति का संबंध है। तो मनुस्मृति का जो संबंध है आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों मनुस्मृति का जो संबंध है वो है कानून व्यवस्था से। दोस्तों जो मनु थे मनुस्मृति के निर्माता दोस्तों जो वो थे मनु, ये प्रथम विधि निर्माता दोस्तों इन्हें कहा जाता है। तो कानून व्यवस्था से ये संबंधित है मनुस्मृति। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट दोस्तों जो राज दरबारी कवि थे वो थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है। तो पृथ्वी दोस्तों 1 घंटे में अब आपको पता है दोस्तों जो पृथ्वी है जो ग्लोब है उसमें जो देशांतरों की जो संख्या है तो वो दोस्तों 360 देशांतर रेखाएं जो है ग्लोब पर मानी गई है। तो पृथ्वी जो 1 घंटे में दोस्तों कितने देशांतर घूमती है तो वो घूमती है 15 देशांतर 15 डिग्री। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। और हर 1 डिग्री में पृथ्वी को घूमने के लिए दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है और 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए दोस्तों 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का प्रयोग होता है दोस्तों। इसी कारण 360 डिग्री को आप जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 24
घंटे आता है दोस्तों, तो एक दिन जो होता है हमारा 24 घंटे का इसलिए माना जाता है। तो एक घंटे में जो पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सूचना का अधिकार नियम आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ था? तो आरटीआई जो लागू हुआ तो दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो ये अधिनियम जो लागू हुआ था 2005 में भारत सरकार के द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया था। तो आरटीआई सूचना का अधिकार नियम जो लागू हुआ था दोस्तों 2005 में ये लागू किया गया था। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों जो आरबीआई का जो मुख्यालय वर्तमान में है वो है मुंबई, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और वर्तमान में आरबीआई के दोस्तों जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास। तो शशिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, ऑप्शन बी होगा। और इसके जो गवर्नर भी दोस्तों आपने याद रखना है वो है शशिकांत दास और है इसके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय जो आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो आपातकाल की घोषणा हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1962 में, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको इसी के साथ बताते जा रहा हूँ कि भारत में 3 तरह के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है दोस्तों। उनमें जो सबसे पहला है वो है राष्ट्रपति आपातकाल दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 352 में उसका उल्लेख किया गया है। तो जो दूसरा है वो है दोस्तों अनुच्छेद 356 में, जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और जो तीसरा आपातकाल है वो है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में उसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये 3 तरह के आपातकाल हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में ये 3 आपातकालों का उल्लेख किया है दोस्तों। तो आपातकालीन जो उपबंध की जो शक्तियां ली गई है दोस्तों ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। और आपातकाल जो लागू करने का जो अंतिम निर्णय होता है दोस्तों ये राष्ट्रपति का होता है। ये भी पुलिस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। तो 2021 में जो विषय था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो 2021 में जो उसका विषय था तो वो था, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। 2021 का जो विषय था, थीम इसकी थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश में पंगवाल और स्वांगला है। तो पंगवाल और स्वांगला दोस्तों क्या है? तो ये दोस्तों अनुसूचित जनजातियां हैं दोस्तों, पंगवाल और स्वांगला। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ये पंगवाल जो है जिला चंबा की ये जनजाति है, पंगवाल और स्वांगला। तो हिमाचल प्रदेश में पंगवाल और स्वांगला है, ये दोस्तों अनुसूचित जनजातियां हैं। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो यहाँ 4 जिले आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें आपने बताना है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो अगर मैं बताता चलो दोस्तों, तो पंजाब के साथ हमारे 5 जिलों की जो सीमा रेखा स्पर्श करती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ वो है जिला सिरमौर, ऑप्शन बी दोस्तों। सिरमौर की सीमा पंजाब के साथ नहीं जुड़ी हुई है। उसके अलावा चंबा, कांगड़ा, सोलन और इसके अलावा ऊना और बिलासपुर, तो ये जिले हैं जिन 5 जिलों की सीमाएं पंजाब के साथ दोस्तों जुड़ी हुई हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कौन सा पर्वत श्रृंखला शिमला को सिरमौर से अलग करती है? तो कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है जो शिमला को सिरमौर से अलग करती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चूड़ चांदनी, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चूड़ चांदनी शिमला को सिरमौर से अलग करती है। और चूड़ चांदनी दोस्तों ये चूड़धार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि जिला सिरमौर में स्थित है, चूड़धार। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है बकरोटा हिल्स। दोस्तों बकरोटा हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है? तो बकरोटा हिल्स जो स्थित है दोस्तों वो है जिला चंबा के डलहौजी में, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बकरोटा हिल्स स्थित है जिला चंबा के डलहौजी में, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है
लुप्त प्राय हिमाचली जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क दोस्तों जो कि लुप्त प्राय हिमाचली जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए खोला गया है, तो वो खोला गया दोस्तों जिला मंडी के जंजैहली में। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, जिला मंडी के जंजैहली में हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो कि लुप्त प्राय हिमाचली जड़ी बूटियों को संरक्षण के लिए जो है स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जीके का वो है, कांगड़ा के किस राजा ने सुजानपुर टिहरा को राजधानी के रूप में विकसित किया? तो कांगड़ा के जो राजा ने सुजानपुर टिहरा को राजधानी के रूप में विकसित किया दोस्तों वो है हमारे संसार चंद। कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा संसार चंद ने दोस्तों सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। अगर मैं आपको बताता चलूं कि सुजानपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो सुजानपुर शहर की स्थापना की गई थी घमंड चंद के द्वारा। और सुजानपुर में टिहरे का अर्थ होता है दोस्तों किला, तो सुजानपुर में जो किले की स्थापना की गई थी वो अभय चंद के द्वारा। सुजानपुर शहर की स्थापना की गई थी घमंड चंद के द्वारा। और सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किसने किया था, वो थे संसार चंद। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ऋषि कल्पी स्मारक हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो कल्पी स्मारक जो स्थित है दोस्तों वो है पांवटा साहिब। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कल्पी स्मारक जो स्थित है वो है पांवटा साहिब। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा जीके का है वो है, हिमाचल प्रदेश में 2017 विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी? तो 2017 के दोस्तों विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें जो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो थी दोस्तों 17 सीटें। दोस्तों मैं अगर बात करूं वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में आपको पता है कि 68 हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं और उन 68 सीटों में दोस्तों जो 20 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें जो 3 सीटें हैं वो एसटी के लिए हैं और जो 17 सीटें हैं वो एससी जो जाति के लिए जो आरक्षित की गई हैं। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने डिस्कस किया हिंदी और जीके का सेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।